नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं डीडी सोशल न्यूज़। देखिए, इस समय स्थिति ऐसी थी, मैं बाहर था कहीं और मेरे को एक वीडियो भी बनानी थी क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो सिर्फ नतीजे ही नहीं, बहुत सारी सीखें भी हैं। तो उत्सुकता ऐसी थी कि क्यों ना यहीं पे बैठ के वीडियो बना दें। तो बैकग्राउंड को आप इग्नोर करिएगा, सीधा कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कम शब्दों में, कम समय में पूरा का पूरा विश्लेषण देने की मैं कोशिश करूँगा, पूरी की पूरी खबर देने की कोशिश करूँगा। एक बात तो साफ है कि ये साल चुनावों के नज़रिए से काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है, यानी बहुत चौंका देने वाले निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले तो लोकसभा चुनावों में जो एग्जिट पोल थे उनकी खटिया खड़ी होना, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनावों के परिणाम आए हैं उसमें भी एग्जिट पोल की खटिया खड़ा होना। तो एक बात तो साफ है, देखिए आगे आने वाले समय में भी, और हमारे भारत के लोकतंत्र की सुंदरता ऐसी है, हर साल कोई ना कोई चुनाव होता ही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और 5 सालों में एक बार जो लोकसभा चुनाव भी होते ही हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, एग्जिट पोल से घटिया चीज कोई नहीं हो सकती, मजाक बन के रह गया है। खास तौर पे हरियाणा चुनावों में जो इस बार निष्कर्ष निकल के आ रहे थे सामने, एग्जिट पोल ने तो ऐसा समझिए कि एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना दी, लेकिन जो परिणाम आए, जो नतीजे आए, वो एकदम उसके ऑपोजिट, एकदम उसके विपरीत था। जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार जम्मू कश्मीर में भी पिछले 10 सालों में पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ है और उमर अब्दुल्ला इस बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल करी है। तो घूम फिर के ये जो इस समय, क्योंकि उनकी जो पार्टी थी एनसी, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकल रहे थे, बहुत सारे उसमें भी अटकलें ये लग रही थी कि कई कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने तरीके से वहां पे जोरों शोरों से रैलियां करी, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से, जो फारूक इंजीनियर थे, फारूक इंजीनियर को टक्कर देने की बातें हो रही थी, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से, बीजेपी भी उमर अब्दुल्ला को टारगेट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इस बार निष्कर्ष सामने आए हैं जिसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। सबसे पहले तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे जो सामने आए, 48 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करके वहां पे तीसरी बार लगातार सरकार बनाने वाली है। और ये राज्य में ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना एंटी इनकम्बेंसी की बातें भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार सरकार बना रही है। इस बार बहुत सारे मुद्दे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव होने से भी पहले। सबसे पहले तो पहलवानों का जो प्रदर्शन था उसकी वजह से एक बहुत बड़ी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की जो सुरक्षा के मुद्दे थे वो उठे। बेरोजगारी के मुद्दे इस बार बहुत ज्यादा उठे। बढ़ते युवाओं में जो नशा है उसकी भी बातें सामने आई। नूह का जो दंगा था उसने हिंदू मुसलमान के बीच की जो वो गैप था, जो वो अंतर था, उसको बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। और उसके बाद एमएसपी किसान आंदोलन जो था वो तो बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर था। भले ही एमएसपी पे बहुत सारे फसलों को खरीदने की जो घोषणा थी नवदीप सैनी की सरकार ने कर भी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान भी जानती थी कि वो बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड एनालिसिस था, जो कांग्रेस जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रही थी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नतीजे आते ही सुबह 10-11 बजे तक कांग्रेस जो जहां पे विधानसभा चुनाव जीत रही थी वो जीतते जीतते हार गई। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है, जैसा कि हमने जो आपको सबसे पहले मुद्दे बताए, कांग्रेस, और ऐसा ही कहा जा रहा था, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना था कि कांग्रेस जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर उतना असरदार साबित नहीं हो पाई। और उन्होंने ये जताने की कोशिश करी कि ये विधानसभा चुनाव भी जो है ये केंद्र सरकार, यानी जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नवदीप सैनी, जो मनोहर लाल, अभी इसी साल जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी हार मान चुकी थी हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले ही, लेकिन नवदीप सैनी ने जिस तरीके से इमेज व्हाइट वॉश करी, और खास तौर पे ये देखिए जाएगा संघ का जो समर्थन मिला था, आरएसएस की मदद से पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने करी, डैमेज कंट्रोल, व्हाइट वॉश करने की जो बात करी है भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं खाते में इतने वोट आने का मुख्य कारण ही यही है। अभी पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी ने मिली भगत वाली सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। पूर्ण बहुमत से सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बनाती है। और कांग्रेस के लिए सीख की यह बात है कि कांग्रेस इस बार भी हरियाणा में जात पात की राजनीति कर रही थी। आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे जाट विधायकों के चेहरे के लिए इस बार जो प्रत्याशी थे, जाट प्रत्याशियों को खड़ा किया, लेकिन उस जात पात में भी जो सोशल इंजीनियरिंग का मजा था भारतीय जनता पार्टी इस कदर कर गई कि आधे से ज्यादा जिन सीटों पर जीती उनमें आधे से ज्यादा सीटों पर उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट खड़े करे थे। नवदीप सैनी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से वो भी चुदवा अपने विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं,
ये बात जाननी पड़ेगी कि कांग्रेस भले ही जातीय आरक्षण की बात करती है, जो ये जातीय जनगणना की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड मोबिलाइज करने की जो बात होती है कांग्रेस उसी में मात खा गई, सोशल इंजीनियरिंग में मात खा गई। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो गए थे लोकसभा चुनावों में, भले ही सीटें इतने ना जीती हो, 99 सीटें ही जीती हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इतने थे। हरियाणा में जीती जिताया जो चुनाव था कांग्रेस वो हार गई। क्यों? क्योंकि वो ऑन ग्राउंड वो काम नहीं कर पाए जनता के प्रति। जनता ये तो जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन जनता हरियाणा की ये भी जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनके पास और कोई समाधान है ही नहीं, और कोई उनके पास ऑप्शन निष्कर्ष है ही नहीं। और उसकी वजह से जो नतीजा आया हमारे सामने ऐसा आया कि हरियाणा में ऑन ग्राउंड काम ना करने की वजह से और बीजेपी को आरएसएस का एक बार फिर से बैकअप मिलते हुए, और खास तौर पे ओबीसी, क्योंकि जाट और नॉन जाट की यहाँ पे जो राजनीति थी वो चल रही थी हरियाणा में, और हरियाणा में जो जाट वोट बैंक होता है वो पिछले 10 सालों से ऐसा देखा जा रहा था कि जाटों का वोट बैंक लॉयल वोट बैंक कहला रहा था। लेकिन उसके बावजूद उसमें भी ओबीसी का कैडर खड़ा करके ऑन ग्राउंड ओबीसी वोट बैंक को लेने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम करा वो काबिलियत तारीफ था, और जीता जिताया जो चुनाव था कांग्रेस उसको हार गई। अब कांग्रेस को काम करना पड़ेगा, और उन्हें यह बात भी जाननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी हर बार नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव नहीं लड़ती, और इसका आप इस बार भी उदाहरण देख सकते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी ने ज्यादा रैलियां ही नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं, नवदीप सैनी जो वहां पे बने थे, जो नए मुख्यमंत्री बने थे, अब कौन बनेंगे इसका नहीं पता, नवदीप सैनी ने जो जमीनी स्तर पर जाकर खास तौर पर ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा करने की जो बात करी, खास तौर पर यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शहर है गुड़गांव जो कि टियर 1 सिटी के अंतर्गत आता है, उनके लिए तो कांग्रेस ने कोई वादा या फिर कोई बात ही नहीं करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपनी इमेज को, अपनी छवि को व्हाइट वॉश करने के लिए शुरू से ही जमीनी स्तर पर मोबिलाइजेशन करते रहे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जाट नॉन जाट की जो राजनीति थी उसमें ओबीसी की राजनीति खेलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अब आने वाले 5 सालों में कैसा काम होगा, क्या विकास कार्य होगा, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी के लिए ये जानने की बिल्कुल जरूरत रहेगी कि कांग्रेस को ये बात जाननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी बिना मोदी के नाम लिए, इस बार बिना मोदी के नाम पर जीते हैं, आरएसएस की मदद से जीते हैं। और बहुत सारे एमएसपी का मुद्दा हो गया, एमएसपी किसानों का तो इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद उस पे कांग्रेस नहीं खेल पाई, कोई सही सा स्लोगन नहीं दे पाई, कोई सही सा अपना मोटो नहीं दे पाई। और भूपिंदर हुड्डा को दोबारा उतारना, वो भी ये जानते हुए भी हुड्डा की अपने ही क्षेत्र के अलावा और कहीं इतने ज्यादा प्रचलन ही नहीं है, इतना ज्यादा वोट बैंक ही उनका लॉयल नहीं है, लेकिन तब भी भूपिंदर हुड्डा को उनके पति, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो। वही दूसरी तरफ बात करें जम्मू कश्मीर में भी इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, पिछले 10 साल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ है, 370 धारा हटने के बाद पहला चुनाव हुआ है। और बीजेपी कहीं ना कहीं जम्मू में क्योंकि जम्मू में हिंदू वोट बैंक ज्यादा है, और जम्मू के जो जमीनी एरिया थे जिनको हम लैंड एरिया कहते हैं, लैंड एरिया में बीजेपी ने अच्छी खासी बहुमत हासिल करी और वहां पे सीटें जीती है। वही दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल पार्टी थी, जो कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है, वो कश्मीर का जो मुसलमान बहुल हिस्सा है वहां से पूर्ण बहुमत हासिल करती है। बीजेपी 370 धारा के नाम पे इस बार चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रही थी। हमने योगी आदित्यनाथ को देखा वहां पे भाषण देते हुए कि किस तरीके से 370 हटने के बाद आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी वहां पे रैली में जाते हैं और वहां पे जाके कहते हैं 370 हटने के बाद जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके से सुधार हुआ है, किस तरीके से टूरिज्म बढ़ा है, किस तरीके से वहां पे विकास दर इस कदर बढ़ी है कि हम वहां पे पहला सिनेमा हॉल देख सकते हैं। लाल चौक आज भव्य तरीके से हर एक त्योहार को सेलिब्रेट करता है, त्योहार को मनाता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो कश्मीर के जो मुसलमान बहुल हिस्से हैं, जो पहाड़ी हिस्से हैं, वहां पे अपना एक लॉयल वोट बैंक बना लेते हैं। अब यहां पे ये पता चलेगा जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोकल्स थे वो कहीं ना कहीं इस बात से खफा थे कि 370 हटा के जो स्पेशल स्टेटस इस राज्य को मिला था उसको यूनियन टेरिटरी में क्यों ला दिया गया। बहुत सारे वो सवाल उठ रहे थे और वहां पे जमीनी स्तर पे ऐसा कहा जा रहा था कि वहां की जो निजी जनसंख्या है वो इससे खुश नहीं थी। तो अब उमर अब्दुल्ला, यूनियन टेरिटरी है, वहां पे केंद्र शासित राज्य है, पर उमर अब्दुल्ला के आने की वजह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र अभी जिंदा है जम्मू कश्मीर में, ये बात भी कही जा रही है। और इस बार ये देखा जाएगा कि एक ऑपोजिशन वाली जो पार्टी है वो किस कदर जीतेगी, क्योंकि अभी फारूक इंजीनियर की भी बात वहां पे बहुत ज्यादा हो रही थी। फारूक इंजीनियर वही
जिनको अभी गिरफ्तार भी किया गया था, जो जेल में भी थे, उनको ये भी कहा जा रहा था कि भले ही जो आतंकी गतिविधि है उसके लिए जेल में बंद किया गया हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक इंजीनियर बस एक सीट लेते हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस तो इस बार भले ही पिछली बार से थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन कांग्रेस इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन करके जीत रही है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तो पार्टी ने अकेले ही सारी सीटों पर बाजी मार के पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो, जैसे अभी हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ या फिर यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा अगर वो गठबंधन करते तो सीट शेयर का ही थोड़ा सा फर्क आता, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक सीट ले लेती है हरियाणा से ज्यादा। हरियाणा में उनका खाता नहीं खुलता, आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में खुलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने वाली है कि वहां पे रीजनल पार्टीज और वहां पे जो इंडिपेंडेंट, जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, जिनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था एग्जिट पोल्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वहां जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे उनके द्वारा, उन सबकी जो बातें थी उनको झूठा साबित कर दिया गया। निर्दलीय उम्मीदवार और जो वहां की इंडिपेंडेंट पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वही जम्मू कश्मीर में भी बाजी मारती है। तो 370 आतंकी गतिविधियों का जो मुद्दा है, अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय से बहुत गिरी है, वहां के निजी लोगों का कहना था। अब उसमें क्या इजाफा होगा, आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे, वो सब देखने वाली बात रहेगी।